वेलकम टू आर्म स्टडी सेंटर। दिस इज़ नासुसन राथर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव मेथड है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक मैं कर रहा हूँ ये आईआर से हट के है। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है ये टॉपिक है, ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड आई मुझे कि ये वाला टॉपिक हम इसको इसको आप कराइए, तो इसलिए मैंने इसी टॉपिक को चुना आज के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये पॉलिटिकल साइंस का ही एक सब फील्ड है, यानी एक मेजर सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस का। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है दो चीज़ों को रेफर करती है, एक फील्ड ऑफ स्टडी और मेथड ऑफ स्टडी। मतलब कि कौन सा फील्ड ऑफ स्टडी होगा और मेथड कौन सा होगा स्टडी करने के लिए, किस फील्ड को हमने चुना है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लर्निंग थ्रू कंपैरिजन। अब आगे देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस है और मेथड है। अब सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस है कि हमने कंट्रीज़ की स्टडी और उनके पॉलिटिकल सिस्टम, उनके एक्टर और प्रोसेस को करना है। किसकी? कंट्रीज़ की स्टडी करनी है, उनके किस किस को, पॉलिटिकल सिस्टम को, एक्टर्स और प्रोसेस को। और मेथड क्या है कि हमने कौन सा मेथड आइडेंटिफाई करना है। एक ऐसा मेथड आइडेंटिफाई करना है, एक ऐसा रूल्स और स्टैंडर्ड्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं जिसके ज़रिए से हम उन कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस, हाँ, उनके बीच में सिमिलरिटीज़ को कंपेयर करके पूरा एनालिसिस कर सकें। ठीक है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये सब्सटेंस और मेथड है। ठीक है, अब इवोल्यूशन हम समझेंगे। इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है फील्ड में आया। ठीक है नहीं, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू फंक्शंस, फ्रॉम फर्स्ट जो है फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस टू फंक्शन। बोलते कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये कब आया है? वर्ल्ड वार, जो सेकंड वर्ल्ड वार था उससे पहले ही ये जो है कहीं ना कहीं ये एनालिसिस कर रहा था स्टेट और इंस्टीट्यूशन को। मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये बहुत सारे स्टेट्स और इंस्टीट्यूशन को एनालाइज कर रहा था। जैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ज़्यादातर ये इन्हीं चीज़ को क्या कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था। हाँ, और उसके बाद क्या हो गया कि ये इंस्टीट्यूशन को एक नैरो सेंस में डिफाइन करता था। सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करता था। जो भी एनालिसिस था वो क्या था, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के बेस्ड पे होता था। यानी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट हो तो उसी बेस्ड पे जो है ज़्यादातर स्टडी होती थी, एक लीगली तौर पे, एक मतलब कि एक फॉर्मल फोकस जो था बिल्कुल एक जियोग्राफिकल एरिया पे होता था। मेनली किस पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये इंस्टीट्यूशन की स्टडीज होती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमारे सामने क्या हुआ कि एक इसी ट्रेडिशनल अप्रोच को काउंटर करने के लिए एक नई अप्रोच आई, और वो कौन सी थी? बिहेवियरल अप्रोच। याद रखना, पहली कौन थी? इंस्टीट्यूशन, दूसरी बिहेवियरल अप्रोच आ गई। अब इसका फोकस जो है शिफ्ट हो गया। देखो ये सब्सटेंस में बोल रहे हैं, सब्सटेंस में शिफ्ट हो गया। अब सब्सटेंस क्या था, मतलब कि पहले जो है सब्सटेंस में हमारे पास जो है यानी किसी कंट्री को पकड़ा जाता था। ठीक है, अब इसमें शिफ्ट क्या हो गया, इसमें शिफ्ट क्या हो गया कि स्कॉलर्स ने स्टार्ट किया किसको, बहुत सारे यानी इंस्टीट्यूशन से हटके अनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फंक्शन एंड प्रोसेस को भी, पॉलिटिकल बिहेवियर को भी, पॉलिटिकल कल्चर को भी इन्होंने एनालिसिस बनाया स्टडी का। हाँ, फोकस जो शिफ्ट हो गया कहाँ से, नॉन वेस्टर्न से और नॉन यूरोपियन वर्ल्ड से। ठीक है नहीं, नॉन वेस्टर्न से और नॉन यूरोपियन वर्ल्ड से कहाँ के लिए, मतलब नॉन वेस्टर्न और नॉन यूरोपियन वर्ल्ड पे फोकस शिफ्ट हो गया। पहले किस पे था? वेस्टर्न पे, यूरोपियन वर्ल्ड पे। हाँ, अब जो है नॉन वेस्टर्न, नॉन यूरोपियन वर्ल्ड पे भी हो गया। ठीक है नहीं,
फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, जैसे सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच, मतलब ये सारी अप्रोचेस हमने आगे करनी है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कौन कौन सी अप्रोचेस हमारे पास फील्ड ऑफ स्टडी में आ गए जब कंपैरिजन का मेथड, जब कंपैरिजन स्टार्ट करने लगे जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। और उसके बाद हमारे पास एक और अप्रोच आ गई। देखो पहले कौन सी अप्रोच आई थी, थोड़ा सा शॉर्टकट में समझेंगे। पहले इंस्टीट्यूशन, मतलब फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन कैसे हो गया, मतलब कि पहले हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करते थे। हाँ, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के बाद जो हमारे पास फोकस चेंज हो गया। फोकस कहाँ पे चेंज हो गया कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन आ गया, ये इसको काउंटर करने लगे। हाँ, पहले हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ पे कर रहे थे, लेकिन जो ही बिहेवियरल रेवोल्यूशन आ गया, अब नॉन वेस्टर्न और नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ भी आ गई और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादातर फोकस देने लगे। हम फंक्शन और प्रोसेस पे ज़्यादातर फोकस देने लगे, पॉलिटिकल बिहेवियर और पॉलिटिकल कल्चर पे ज़्यादातर फोकस देने लगे हम। उसके बाद बोलते हैं कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बाद फिर से बैक टू इंस्टीट्यूशन हो गए, मतलब फिर से इंस्टीट्यूशन पे। क्यों बोलते हैं, इसको भी काउंटर रिएक्शन बिहेवियर के अगेंस्ट एक और थ्योरी आ गई जिसने इसको क्या किया, काउंटर किया। अब क्या हुआ कि बोलते हैं 1976 में 1967 में एक, मतलब कि स्टेट को बैक करने लगे। मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करने लगे, बिहेवियर रेवोल्यूशन को क्या करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे और बोल रहे हैं कि फिर से हमने किसकी, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की हमने स्टेट की स्टडी करनी है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की फिर से हमने, क्योंकि इनका प्राइमरी फोकस किस पे होता था, स्टेट्स के ऊपर और इट्स के मेन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ठीक है, अब इसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब इसने क्या किया कि इंस्टीट्यूशन और स्टेट्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस करने लगे, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, हाँ, स्टेट के ऊपर। और वो कौन सी थ्योरी थी, वो आई थी थ्योरी रैशनल चॉइस थ्योरी। कौन सी, RCTB इसको हम बोलेंगे। अब रैशनल चॉइस थ्योरी क्या बोलती है, रैशनल चॉइस जो है 1980s में आई और इसने क्या किया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में फर्दर स्ट्रेंथ किया इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादातर फोकस देने लगी। और रैशनल चॉइस जो थ्योरी थी ये फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स से आई थी। और इनका क्या कहना था, ये थ्योरी किसके बेस्ड थी, इनका आइडिया था कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रैशनल होते हैं। जब ये रैशनल होते हैं तो ये सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं और इनका हर हमेशा माटू यही होता है कि वो अपने प्रेफरेंसेस को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज, यानी अपने प्रेफरेंसेस को सेटिस्फैक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और अपने प्रेफरेंस को दे ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रेफरेंसेस एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब हर हमेशा वो चाहते हैं कि उनके प्रेफरेंसेस, उनकी चाहते हैं हर हमेशा मैक्सिमाइज हो जाए और हर हमेशा वो सेटिस्फैक्ट हो जाए। ये एग्जांपल भी देते हैं, बोलते हैं कि वोटर्स को पता है कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या है उनके लिए, वोटर्स जानते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। हाँ, इसलिए वो क्या करते हैं, इट इज़ रैशनल फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू ऑफर पॉलिसीज दैट अपील टू द लार्ज मास ऑफ द पीपल इन ऑर्डर टू गेट मोर वोट्स। मतलब जब वोटर्स को पता है कि उनके लिए बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, तो इसी हिसाब से हमारे पास जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ लाती हैं जो बहुत ज़्यादा, यानी लार्ज ऑफ, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग होते हैं, लार्ज ऑफ मासेस का जो भी इंटरेस्ट होता है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। और बोलते हैं कि RCD क्या बोलती है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी सोशोलॉजिकल फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती इसको एक्सप्लेन करने की, बल्कि हमें क्या है, वी नीड टू एनालाइज, हमें किस चीज़ को एनालाइज करना है कि इंस्टीट्यूशन का इफेक्ट क्या रहता है पीपल्स के बिहेवियर के ऊपर। हाँ, इसलिए इन्होंने क्या किया कि स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इन्होंने सेंट्रल पॉइंट बनाया। हाँ, इसलिए इन्होंने बैक लाया इंस्टीट्यूशन को, फिर से बोले ये इंस्टीट्यूशन है जो एक इंसान के प्रेफरेंसेस को मैक्सिमाइज करवाते हैं। हाँ, बोलते इन्होंने फिर एग्जांपल दी वोटर्स की, बोलते हैं कि वोटर्स को भी इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशन कर रहा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, हाँ, ये क्या करते हैं, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंकर कौन है इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे पास विलियम रिकर। हाँ, विलियम रिकर की ये एक फाउंडर ऑफ स्कूल भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिचस्टर स्कूल का एक फाउंडर भी हैं ये, कौन, विलियम रिकर।
और इसके और दो प्रोपोनेंट है, एंथोनी डोन्स और प्रिजावर्स्की। या ये जो है प्रोपोनेंट है किसके, रैशनल चॉइस थ्योरी के। उसके बाद हम कंपैरेटिव मेथड को देखेंगे। कंपैरेटिव मेथड क्या है? देखो कंपैरेटिव मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड होता है, हाँ, ये मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कब, जब हम स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब जब हम दो पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव मेथड का यूज़ होगा। हाँ, बोलते हैं कि कंपैरेटिव मेथड जो है डिपेंडेंट किस पे होता है कि कितने केसेस हमारे पास हैं, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ केसेस इंक्लूडेड, मतलब कितने केसेस हैं और हमारे पास कितना डेटा है। हाँ, टाइप ऑफ डेटा द एनालिसिस डील विद, मतलब कैसा डेटा है और कितना डेटा है और कौन कौन सा डेटा किसके लिए एनालिसिस कर रहा है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। इस बोथ पे जो है कंपैरेटिव मेथड जो है डिपेंड होता है। देखो ये दो चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएंगी, ये थोड़ा सा आगे आपको समझ में आएंगी। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब कंपैरेटिव मेथड जो है, कंपैरेटिव मेथड में दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? पहली, मेथड ऑफ डिफरेंस एंड एग्रीमेंट। ये मेथड ऑफ डिफरेंस जो है, मेथड डिफरेंस एंड एग्रीमेंट जो है, जेएस मिल ने जो है इसको डेवलप किया अपनी एक बुक में, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 में। इसमें क्या बोलता है जेएस मिल? बोलते हैं जो मेथड ऑफ डिफरेंस है, देखो कौन सा मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड डिफरेंस जो है इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे दो केसेस की सिमिलरिटीज़ को, मतलब हियर वी एक्सप्लेन सिमिलरिटी अमंग केसेस दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो ऐसे केसेस होते हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, लेकिन उनकी सिमिलरिटीज़ को हम निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंट्रीज़ हैं, ए और बी, इसको समझना, ए और बी। अब हमें मेथड ऑफ डिफरेंस यहाँ पे यूज़ करना है। जब ए और बी को हम लेंगे तो मेथड ऑफ डिफरेंस कहता है कि बोलते हैं कि ये डिफरेंट है, ए भी डिफरेंट है, हाँ, बी भी डिफरेंट है, अलग अलग कंट्री और डिफरेंट डिफरेंट है, इसका अपना सिस्टम है, इसका अपना, लेकिन हमने ये डिफरेंस के बीच में सिमिलरिटी निकालनी है। ठीक है नहीं, मतलब ए में क्या है जो बी में भी है, बी में क्या है जो ए में भी, मतलब सिमिलरिटीज निकालनी है। ये मेथड ऑफ डिफरेंस है और इसको, इस मेथड को क्या बोलते हैं? मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन। क्या? मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन भी इसको बोलते हैं। दूसरा कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ एग्रीमेंट। मेथड ऑफ एग्रीमेंट क्या करते हैं हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंसेस अमंग केसेस दैट आर अदरवाइज सिमिलर फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहाँ पे उल्टा सिस्टम हो रहा है, ऊपर ए और बी है, दो कंट्रीज हैं, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो इनके बीच में हमने क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। मतलब ए बी दो कंट्रीज़ हैं, ये सिमिलर हैं, लेकिन इनके बीच में हमने क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम, अभी हमारे पास टाइम है और इसको हम थोड़ा सा यानी एक स्नैपशॉट में समझने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी एक रिवीजन होगा। ठीक है नहीं, अब इवोल्यूशन कहाँ से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हुआ? ठीक है नहीं, देखो सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक फील्ड है, किसका? ये फील्ड है, एक सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस का। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रेफर्स किसको करता है? सब्जेक्ट और फील्ड स्टडी को, मेथड ऑफ स्टडी को। मतलब कि किस फील्ड को हमने स्टडी करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? लर्निंग थ्रू कंपैरिजन। ठीक है नहीं, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में है दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सब्सटेंस होता है, एक मेथड होता है। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस होता है कि हमने किस कंट्री को और किस पॉलिटिकल सिस्टम, किस एक्टर प्रोसेस को हमने स्टडी करना है। और मेथड क्या होता है कि कौन सा मेथड, सेट ऑफ मेथड हमने यूज़ करना है। हाँ, डिफरेंसेस को, सिमिलरिटीज़ को यूज़ कर, जैसे हमने लास्ट पे पढ़ा। हाँ, ठीक है नहीं। अब बोलते हैं कि इवोल्यूशन कहाँ से होता है? इंस्टीट्यूशन से फंक्शन तक। देखो फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन का मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास फोकस किसके ऊपर होता था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का? इंस्टीट्यूशन के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फॉर्मल सिस्टम, मतलब फॉर्मल जो भी इंस्टीट्यूशन उनके ऊपर। ठीक है नहीं,
लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है इंक्लूड करते थे, उनके स्टडी करते थे, दो कंट्रीज़ को पकड़ते थे, मतलब फार्मली, ठीक है नहीं। और ये जो है स्पेसिफिक था कब, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। लेकिन बोलते हैं कि फंक्शन में फंक्शन भी हो गया इंस्टीट्यूशन से फंक्शन के लिए। अब फंक्शन कब आ गया, जब बिहेवियर रेवोल्यूशन आया। बिहेवियर जब अप्रोच आ गई, इसने किसको क्रिटिसाइज़ किया, ट्रेडिशनल अप्रोच को, और ये शिफ्ट हो गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फोकस किसके, यानी इनफॉर्मल सिस्टम, मतलब इनफॉर्मल में फंक्शन नहीं आता हमारे पास, हाँ, फंक्शन है प्रोसेस, हाँ, पॉलिटिकल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आने लगी, ठीक है नहीं। और स्कॉलर्स ने अपना एनालिसिस जो है वो क्या किया, शिफ्ट किया। जैसे हमारे पास नॉन वेस्टर्न और नॉन यूरोपियन वर्ल्ड में फोकस शिफ्ट हो गया, मतलब जरूरी ना वेस्ट में ही देखेंगे, एशिया में भी देखेंगे, हर जगह बिहेवियरल अप्रोच हर जगह चली गई, हाँ। जैसे सिस्टम अप्रोच आई, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आ रही, पॉलिटिकल कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है एक फंक्शन जो है, एक फंक्शन को दिखाती है हमारे सामने। उसके बाद फिर से इंस्टीट्यूशन को वापस लाए, कब, 1967 में। और ये क्या हो गया कि इन्होंने फिर से किस पे स्टडी करना स्टार्ट किया, स्टेट के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर। और ये कौन सी थ्योरी आ गई, रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस क्या आई, ये 1980s के एंड में आई। इन्होंने क्या बोला कि रैशनल चॉइस ने क्या बोला, ये पहले तो इकोनॉमिक के फील्ड से आई। इनका कहना है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन रैशनल है, और इनका हर हमेशा रैशनल और सेल्फ इंटरेस्टेड, और इनका हम हर हमेशा यही रहता है कि अपने प्रेफरेंसेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं देखो वोटर को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, वोटर को जो है इसका इंटरेस्ट होता है कुछ, ठीक है नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लाती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है और वोटर्स को बहुत अधिक जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए इनका कहना है रैशनल चॉइस थ्योरी का, बोलते कोई भी सोशोलॉजिकल फैक्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बल्कि ये अफेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो बिहेवियर ऑफ पीपल के ऊपर अफेक्ट करता है, यानी इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, ठीक है। अब इसका जो मेन प्रोपोनेंट था वो विलियम रिकर था, हाँ, एंथोनी डोन्स था और प्रिजर्वरस्की था। उसके बाद कंपैरेटिव मेथड हमने पढ़ा। कंपैरेटिव मेथड में हमने क्या पढ़ा कि कंपैरेटिव मेथड जो है किसी चीज़ पे डिपेंडेड होता है, और वो डिपेंडेड कितने केसेस हमारे पास हैं, किस किस केसेस को हमने एनालिसिस करना है, और कैसा डेटा है, हाँ, क्वालिटेटिव में है, क्वांटिटेटिव में है, कैसा डेटा है, कैसे हमने उसको एनालिसिस करना है। और उसके बाद यहाँ पे दो मेथड आते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस और मेथड ऑफ एग्रीमेंट, हाँ। और सबसे पहले ये किसने किया है, मेथड ऑफ डिफरेंस एग्रीमेंट, ये डेवलप किया जेएस मिल ने अपनी एक बुक में, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 में। फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे हमें मेथड ऑफ डिफरेंस को किया था, किसको, मेथड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस अलग है, एग्रीमेंट अलग है। मेथड ऑफ डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि हमने जो है सिमिलरिटी ढूंढनी है दो डिफरेंट कंट्रीज़ के, दो डिफरेंट एक्टर्स के अंदर सिमिलरिटीज ढूंढनी है, ठीक है नहीं। और मेथड ऑफ एग्रीमेंट क्या था कि दो सिमिलर में डिफरेंस ढूंढना था, ठीक है नहीं। ये था पूरा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करो, ताकि जो बच्चे इसको नहीं सुन रहे हैं उन तक भी पहुँचे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो अगर आगे भी सबको फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।